गाइस अभी तक हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा और जावा की हिस्ट्री डिटेल से देख ली है। तो गाइस जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली जावा के अंदर हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। तो वो हमने लिखने किस जगह पे है, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई आईडीई होनी चाहिए, मतलब कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके ऊपर हम जावा का प्रोग्राम लिख सके और देन उसको रन कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटेलीजे को यूज करेंगे। इंटेलीजे की स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। लेकिन गाइस अगर आप मैक के यूजर हैं, लिनक्स के यूजर हैं या विंडो के यूजर हैं या जो भी कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, आपने अपने सिस्टम के अंदर जावा लैंग्वेज को इनेबल करना है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली जावा को यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए सिंपली आपने जेडीके को डाउनलोड करना है। गाइस जब हमने जावा की हिस्ट्री देखी थी तो तब हमने देखा था कि जावा को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन की ऐप्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो जावा हमें सिक्योरिटी किस तरह से देता है, उसके बारे में अब हमने सीखना है। तो उसके लिए हमें जेवीएम के बारे में डिटेल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा वर्चुअल मशीन लिखा हुआ आ रहा है। जेडीके जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में मिल जाएँगी। गाइस अगर आपने जेडीके को इंस्टॉल कर लिया है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो यहाँ पे आप देखिए जेडीके के अंदर जावा लैंग्वेज भी आ रही है, टूल्स एपीआईज आ रही हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमें जावा वेब स्टार्ट मिल जाता है, यूजर इंटरफेस हो या इंटीग्रेशन या डिफरेंट और भी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे सिंपली हमने 3 वर्ड के साथ इंटरेक्शन करनी है, जेडीके, जेआरई और जावा वर्चुअल मशीन। सबसे पहले जेडीके के अंदर ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटेलीजे को इंस्टॉल करते हैं, आगे जाकर के हम इंटेलीजे को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी अगर हम जेडीके को इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो जेडीके को हमने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स जेडीके के अंदर होते हैं, सिंपली हम इंटेलीजे के अंदर उनको यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइल्स एंड फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। हम प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, ये बटन और डिबगर, ये चीज़ें भी जेडीके के अंदर ही आ रही हैं। जेडीके को यहाँ पे आप ग्रैंड पेरेंट बोल सकते हो, देन उसका चाइल्ड है जेआरई और जेआरई का भी आगे चाइल्ड है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो जेडीके के बारे में तो आपको आइडिया हो गया, सारी चीजें जेडीके के अंदर होती हैं। देन अब बात करते हैं जेआरई। जेआरई के अंदर सिंपली यहाँ पे एक जावा लैंग्वेज नहीं होती, बाकी ये सारी की सारी चीजें जेआरई के अंदर भी होती हैं। जेआरई के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें और डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस टाइम हम स्टैक ओवरफ्लो पे हैं और स्टैक ओवरफ्लो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और जावा लैंग्वेज को सीखते हुए किन चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंपली मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जेडीके के अंदर आता है जेआरई और डेवलपमेंट और डिबगिंग टूल्स। डेवलपमेंट मतलब आपने कोड कहाँ पे लिखना है, ये देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है, ये सारे का सारा कोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये डेवलपमेंट है। ये क्लास है, देन ये क्लास है, ये सारी का सारा डेवलपमेंट फेज है। देन किस तरह से हम किसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो रन करना है हमने इस प्रोग्राम को, ये देख सकते हैं इसका आउटपुट हमें मिल गया है। और यहाँ पे ये जितने बाकी फीचर्स हैं ये सारे के सारे जेडीके के अंदर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे डिबगिंग टूल के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिबग मेन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये डिबगिंग टूल है। तो ये भी हमें जेडीके के अंदर देखने को मिलता है। जेआरई, जेआरई जेडीके के अंदर है, तो जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन और जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसे नाम से ही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के पता चल रहा है कि जावा को रन करने के लिए कोई ना कोई हमें एनवायरनमेंट चाहिए। तो गाइस आप जेडीके के अंदर, तो आप ये कह लीजिए इसकी सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जेडीके के अंदर आ जाती हैं। तो अब हम ढूंढेंगे कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। जब हम यहाँ पे जेवीएम को सीखेंगे देन आपको जेवीएम के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम जावा पैकेज क्लासेस और रन टाइम लाइब्रेरीज के बारे में देखते हैं। हम दोबारा आते हैं इंटेलीजे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फोल्डर्स नजर आ रहे हैं इन सभी को आप पैकेजेस बोलते हैं। देन एनिमल डॉट जावा, मेन डॉट जावा, ये क्लासेस हैं जिनके साथ जावा की एक्सटेंशन लगी हुई है। और जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो रन होते हुए यहाँ पे एक प्रोसेस बिल्ड होता है। मेरा कंप्यूटर सुपर फास्ट है तो इसलिए आपको ये चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन बिल्ड आप देख सकते हैं नजर आता है फिर भी।
तो बिल्ड होने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस बिल्ड होती हैं, बैकएंड पे जितनी भी यहाँ पे लाइब्रेरीज लगती हैं, रन टाइम लाइब्रेरीज, वो सारी की सारी जेआरई में यूज होती हैं। यहाँ पे आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाएं तो देख सकते हैं जेडीके कंसोल, ये सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे हमें मिल रही हैं। ये सारी की सारी जेआरई में फॉल करती है, मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमें कोड को लिख देना होता है। जब हम कोड को रन करते हैं तो देन जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारे का सारा काम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में होता है। रन टाइम लाइब्रेरीज के बारे में आपको आइडिया हो गया, पैकेजेस के बारे में आइडिया हो गया, और क्लासेस के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। देन अब हम जेवीएम के बारे में सीखेंगे। जावा के अंदर जेवीएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अपने कान खोल लीजिए। यहाँ पे जेवीएम यूज हुआ, मतलब जेआरई के अंदर जेवीएम है, ये आप माइंड में रख लीजिए। तो अब हम जेवीएम के बारे में देखने वाले हैं। जेवीएम के अंदर क्लास लोडर होता है, रन टाइम डाटा एरिया होता है, और एग्जीक्यूशन इंजन होता है। ये तो तीन बहुत हैवी वर्ड्स हो गए। जब हम जेवीएम की डायग्राम देखेंगे तो तब हम इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि जेवीएम होता क्या है। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, और जावा वर्चुअल मशीन पे सिंपली जावा का बाइट कोड ही रन होता है। अब बाइट कोड क्या होता है, इंटेलीजे के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल डॉट जावा, मेन डॉट जावा, ये दो फाइल्स हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फाइल्स हमें मिल रही हैं, एनिमल और मेन, और इनकी एक्सटेंशन जावा है। गाइस जब हम कोड को रन करते हैं तो एनिमल डॉट जावा फाइल कन्वर्ट होती है एनिमल डॉट क्लास फॉर्म, मतलब यहाँ पे डॉट जावा एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स हैं वो कन्वर्ट होंगी डॉट क्लास में। तो जब ये वाला काम होता है तो डॉट जावा से डॉट क्लास में जब कोई भी फाइल कन्वर्ट होती है तो उसके साथ बाइट कोड लग जाता है। तो बाइट कोड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइट कोड विंडोज पे भी रन हो सकता है, लिनक्स पे भी रन हो सकता है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है। तो इसी वजह से हम जावा को पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो गाइस अब हम एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरह से जावा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और किस तरह से फिर बाइट कोड जेवीएम के अंदर जाता है और साथ में सिक्योरिटी अटैच हो जाती है। तो उसके लिए हम आते हैं guru99.com पे। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गाइस अब हम जेवीएम को डिटेल से देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने जेवीएम में देखा कि जेवीएम के अंदर क्लास लोडर सिस्टम होता है, रन टाइम डाटा एरिया होता है, और एग्जीक्यूशन इंजन होता है। अब इसी सेम चीज को हम यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। गाइस जब हमने जावा की हिस्ट्री को देखा था तो तब हमने जावा का कंपैरिजन सी और सी प्लस प्लस से करके देखा था। तो अब हम जावा के कोड को रन करना सीखने जा रहे हैं कि जावा का कोड जब रन होता है तो एक्चुअल में उसके बैकएंड में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीजें जेवीएम के अंदर हैंडल होती हैं। तो यहाँ पे भी अब हम सी प्लस प्लस के कोड को रन करके देखेंगे, देन हम जावा के कोड को रन करके देखेंगे। क्योंकि जावा का कोड को जब हम रन करेंगे तो जावा के कोड के अंदर एक बाइट कोड वाला काम होगा, और दूसरे नंबर पे जावा के अंदर हमने सिक्योरिटी को भी अचीव करना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जावा के साथ सी प्लस प्लस के कोड को भी रन करके देखें। यहाँ पे गाइस जेवीएम आर्किटेक्चर आ रहा है। जेवीएम आर्किटेक्चर के अंदर क्लास लोडर आ रहा है। क्लास लोडर यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सेम वही चीज आ रही है। गाइस क्लास लोडर के बारे में आपको आइडिया हो गया। जेवीएम मेमोरी के अंदर जेवीएम लैंग्वेज स्टैक आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जेवीएम को यूज करती हैं। जेवीएम को यूज करने वाली कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस यहाँ पे आ रही हैं, जिनके अंदर स्केला, जेरूबी, कोटलिन, फैंटोम, पाइथन और ग्रूवी हैं। इसके सिवा भी काफी ज्यादा लैंग्वेजेस जेवीएम पे रन होती हैं। थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं। गाइस यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड रन हो रहा है, तो मैंने आपके लिए एक सी प्लस प्लस का छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड का ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो गाइस उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली एक फाइल आ रही है जिसकी एक्सटेंशन सी प्लस प्लस है। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। देखिएगा ये कोड कंपाइल होना शुरू हो गया और ब्लैक स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड इसकी आउटपुट आ गई है। साथ ही आपने यहाँ पे देखा कि हेलो वर्ल्ड की एक और फाइल यहाँ पे आ गई है। मतलब जब ये कोड कंपाइल हुआ तो कंपाइल होने के बाद ये एक नई फाइल क्रिएट हुई, और इसके ऊपर हमें हेलो वर्ल्ड मतलब ये वाली आउटपुट शो हुई है। तो ये जो न्यू फाइल क्रिएट हुई है इसकी एक्सटेंशन hello world डॉट exe है। डॉट exe इसकी एक्सटेंशन को अब आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपके काम आने वाली है। गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तीन फाइल्स आ रही हैं, एक a1.c, दूसरी a2.c, तीसरी
A3.C। सी ये फाइल्स की एक्सटेंशन है, मतलब ये C++ की फाइल्स हैं। ये मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर F1 कॉल हुआ है, देन ये F2 कॉल हुआ है। गाइज यहाँ पे ये 3 फाइल्स हैं। जावा के अंदर आपने देखा था यहाँ पे 2 फाइल्स हमारे पास थी, animal.java और main.java। सेम C++ के अंदर भी हमारे पास 3 फाइल्स हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी एक्सटेंशन चेंज है क्योंकि ये C++ का कोड है। सेम यहाँ पे 3 फाइल्स थी, इनको हमने कंपाइल कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया और कंपाइल होने के बाद ये वाली तीनों फाइल्स कन्वर्ट हो गई हैं ऑब्जेक्ट फाइल में, a1.obj, a2.obj, a3.obj। और इन ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर मशीन कोड है। यहाँ पे आपने देखा कि कितनी स्पीड से मशीन कोड में आपकी ये फाइल्स कन्वर्ट हो गई हैं। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ये तीनों फाइल्स लिंक हो गई और इन तीनों फाइल्स ने जुड़ के एक न्यू फाइल बना ली a.exe। सेम ये वाली फाइल, ये इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। ये फाइल बन गई, ये फाइल गई रैम में और हमें आउटपुट शो हो गई, सेम जैसे आउटपुट हमें यहाँ पे शो हुई। होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो गया है कि C++ का कोड किस तरह से रन होता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला काम नहीं हुआ, ना ही कोई बाइट कोड वाला काम हुआ है। तो अब हम जावा के कोड पे मूव करते हैं। जावा में भी सेम 3 फाइल्स यहाँ पे हैं, a1.java, a2.java, a3.java। मेन मेथड यहाँ पे है। मेन मेथड के अंदर ये वाला F1 कॉल हुआ है और सेम F2 यहाँ पे कॉल हुआ है। पहले हम यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जावा का प्रोग्राम रन हुआ, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनी और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इसकी आउटपुट आ गई है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये तीनों फाइल्स थी, ये तीनों फाइल्स कंपाइल होगी और कंपाइल होने के बाद a1 डॉट क्लास, मतलब डॉट जावा एक्सटेंशन चेंज होकर डॉट क्लास में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे लिंकिंग का काम नहीं हुआ और डायरेक्ट यहाँ पे ये फाइल्स मशीन कोड में भी कन्वर्ट नहीं हुई। a1 डॉट क्लास में ये इसलिए कन्वर्ट हुई हैं क्योंकि JVM के अंदर डॉट क्लास वाली एक्सटेंशन ही जाएगी, तब ही हमें आउटपुट शो होने वाली है। और डॉट क्लास वाली फाइल के साथ बाइट कोड है, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डॉट क्लास फाइल्स कंटेन बाइट कोड। अब थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो देख सकते हैं रैम है और रैम के अंदर JVM आ रहा है, जबकि ये तीनों फाइल्स a1, a2, a3 डॉट क्लास अभी तक रैम से बाहर हैं। यहाँ पे आपने देखा था JVM के अंदर क्लास लोडर होता है, तो अब क्लास लोडर एक्शन में आएगा और ये तीनों क्लासेस रैम के अंदर चली जाएंगी, मतलब ये तीनों क्लासेस लोड हुई और चली गई हैं रैम के अंदर। यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। अब क्लास लोडर से बाइट कोड वेरीफाई होने वाला है कि यहाँ पे बाइट कोड अटैच है कि नहीं, और यहाँ पे सिक्योरिटीज वाला काम होगा और यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज भी वेरीफाई होंगी। जब सिक्योरिटीज वाला काम हो जाएगा देन JIT कोड जनरेटर, मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग होगी, मतलब इस जगह पे कंपाइलिंग होगी। जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये नियर टू ह्यूमन बींग्स है, आम इंसान इसे इजी समझ सकते हैं, तो इसलिए इसने कन्वर्ट होना था मशीन कोड में, मतलब 0101 की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जावा का कोड हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट हो गया है और देन इसकी आउटपुट हमें शो हुई है। यहाँ पे आपने देखा ये प्रोसेस भी काफी लंबा था और कंपाइलिंग वाला काम भी कुछ इस जगह पे हो रहा है, तो इसलिए जावा का कोड रन होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और JIT जावा इन टाइम कंपाइलर ये JVM का ही पार्ट है, ये देख सकते हैं JVM के अंदर है, तो डेफिनेटली JVM का पार्ट है। तो यहाँ पे जो कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हमने इस जगह पे किया था, कुछ इस जगह पे कोड कंपाइल हुआ। अब यहाँ पे जो हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड जा रहा है उसको हम इंटरप्ट्स कहेंगे, कि यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। एक बात दोबारा से समझ लीजिएगा, यहाँ पे बाइट कोड हमें मिला, बाइट कोड जब इंटरप्रेट हो गया तो उसकी आउटपुट हमें शो हो गई, मतलब यहाँ पे आउटपुट शो हो गई। गाइस आपको पता है ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, लिनक्स पे भी, मैक पे भी और विंडोज पे भी। होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको जावा का कोड किस तरह से रन होता है और C++ का कोड किस तरह से रन होता है उसके बारे में आइडिया हो गया, और जावा और C++ के कोड के कंपाइल होने में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है। गाइस कोड किस तरह से कंपाइल होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया है
क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर आपने जावा कोड को रन करके देखना है। मतलब यहाँ पे सिंपली आपने रन जब करना है तो कोड कंपाइल होगा और जेवीएम के अंदर जो सारे प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं वो होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको कंपाइलिंग की बात डिटेल के साथ बता दी है। आगे कोर्स में हम इसकी डिस्कशन अब नहीं करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको जेवीएम के बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है और जावा लैंग्वेज किस तरह से सिक्योरिटी अचीव करती है उसके बारे में भी अब अच्छे से आइडिया हो चुका है। गाइस, ये ब्लॉग काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं चाहता हूँ कि एज ए टास्क, एज ए असाइनमेंट आप इस ब्लॉग को जरूर रीड करें। गाइस, ये ब्लॉग मेरा नहीं है, ये ब्लॉग काफी इंफॉर्मेटिव है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्लॉग को एक बार रीड जरूर कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास लोडर की डेफिनेशन है, हीप है, जेवीएम लैंग्वेज टैग, पीसी रजिस्टर्स, ये काफी चीजें हैं, लेकिन आपने ये 3 डेफिनेशंस अच्छे से देख लेनी है। एडिटर, कंपाइलर और लिंकर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप खुद काम कर सकते हैं। मतलब एज सच जावा कोर्स के अंदर तो इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एज ए प्रोग्रामर, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो गाइस, आपने इस सारे ब्लॉग को भी खुद से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम की बातें लिखी हुई हैं। ये छोटा सा ब्लॉग है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।